I'll come back after the break. केवल जी, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ जब आप जयपुर गए, पुलिस का रवैया कैसा था? 14 तारीख दोपहर को मेरी लड़की जागृति से 2:15 बजे बात हुई। उसका 8 नवंबर को जन्मदिन आ रहा था। उसने वापसी 27 या 26 तारीख को आने का प्रोग्राम बनाया और मुझसे 3500 रुपये मंगवाया कि एयर की टिकट वापस सस्ती मिल जाएगी, 10 दिन पहले ले लूँगी। तो मैंने अपने जयपुर ऑफिस से उसके लिए पैसे भिजवाए। वो पैसे लेकर लड़का 6 बजे 6:10 के आसपास पहुंचा और मुझे 5:15 पर मकान मालिक की लड़की का फ़ोन आता है कि जागृति ने अपना हाथ काट लिया है, नसें काट ली हैं। तो मैंने कहा उसको फटाफट कहीं भी हॉस्पिटल या कहीं नर्सिंग होम में आप लेके जाइए, मैं दिल्ली से पहुंच रहा हूं। तो इतने वो बोले ने उसने हैंग भी कर लिया है। तो मैंने कहा उसको अपना हैंग लटकी हुई है या उतार दिया? कहते नहीं, हमने उतार रखा है। और उसका जो मैसेज आ रहा है उसी जागृति के फ़ोन से ही आ रहा है, जो फ़ोन उसने अपने अंदर चाहे चटनी लगा के कुछ भी किया होगा। जागृति की मदर भी हमारे साथ है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके आगे क्या हुआ? आप भी गई होंगी साथ? नहीं, सिस्टर गए थे। जी चलिए आप बोलिए। तो मैं दिल्ली से 7 बजे चला, तो वहाँ जाकर जब सुबह 2-2:30 बजे मैं पहुँचा हॉस्पिटल, तो पता लगा ये ब्रॉड डेड पीछे से ही डेड बॉडी लाई गई है। वो मकान मालिक के कमरे में जहाँ जागृति रहती थी, वहाँ जाकर हमने रोशन नाम था उसके साथ वाले कमरे में, पहले मेरे छोटे ब्रदर ने झाँका तो उसने देखते ही कहा कि कुर्सी तो कहीं कमरे में दिख ही नहीं रही, और कुर्सी थी भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने झाँका, कुर्सी नहीं दिखी। मैंने मकान मालिक की लड़की, उसके पिताजी खड़े, मैंने कहा कुर्सी आप कह रहे हैं कि किस पे खड़ी हो? के कहते कुर्सी हमने इधर रख दी है। पुलिस वाले जल्दी में ताला लगा कर चले गए हैं। तो सुबह जब मैं उसके बाद सीधा थाने गया सांगानेर, 4 बजे के आसपास का सुबह का टाइम था। पुलिस कितना सहयोग दे रही थी आपको? पुलिस तो उसको उसी वक्त हमारे से पहले ही आत्महत्या का मामला मानकर उसी थ्योरी पे ही चल रही थी। उसके बाद हमने काफ़ी उनसे कहा भी कि ये लड़का है, इस पे हमें डाउट है, और उसी लड़के ने ही आकर घर में इनकी मकान मालिक की लड़की को बताया कि बंकू जागृति मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, जबकि घर में मकान मालिक उसके दोनों किराएदार थे। प्रकाश जी, इस तरह के 2 मामले हमारे सामने हैं। 2 ऐसे पिता हमारे सामने हैं जिनके बच्चों को आखिरकार मौत का सामना करना पड़ा। इनका कहना है, इनकी दलीलें हैं कि इन्होंने कभी आत्महत्या, उनके बच्चे नहीं कर सकते, जबकि पुलिस और विद्यालय या स्कूल का प्रशासन जो है ये मानता है कि बच्चों ने सुसाइड किया है। इस तरह के मामले को कैसे निपटाएंगे आप? देखिए, रिपोर्ट पहले तो यह है कि किस तरह की रिपोर्ट लिखी गई, ये तो इस पे निर्भर करता है कि एफआईआर दर्ज कराने कौन गया था और उसने क्या वर्षन पुलिस को बताया। रिपोर्ट तो उसी के आधार पर दर्ज होगी। परंतु अगर आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई भी प्रथम दृष्टया, तो बाद में पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि आत्महत्या के कारणों से पूरी तरह से उनकी छानबीन करे और संतुष्ट होने पर ही उसे आत्महत्या का केस करके उसे फाइल करे। परंतु अगर कोई संदेहात्मक परिस्थितियां आती हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके, उनमें जांच करके, और अगर पुलिस को भी शक होता है तो उस आत्महत्या की रिपोर्ट को मर्डर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। परंतु पुलिस का रवैया कैसा होगा ये तो स्थानीय पुलिस के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका दृष्टिकोण एक संवेदनशील होना चाहिए, सहानुभूत। लेकिन माता पिता से बेहतर बच्चे को कौन समझ सकता है? बीडी सिंह जी, आप बताइए, आपने जब एफआईआर के लिए कहा या आपने पोस्टमार्टम के लिए कहा, पुलिस क्या रवैया अपना रही थी? पोस्टमार्टम से ब्रेक किया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली इट इज रिटन कि सुसाइड रूल्ड आउट एंड होमिसाइडल नॉकडाउन बाय अदर पार्टी, इवन एंटीमोर्टम इंजरी जो स्कैफोल्ड हुआ 3 hours where my son was there. Because of that कि 8 o'clock he's left the pen, he's gone back to face the pen, and the neighbor has seen a body around 11:30. He has been thrown out from the roof between 11 to 11:30. So where he was 3 hours, the police never investigated that. And in spite of the postmortem report clearly showing that with the two doctors that 13th October, the police didn't register a murder case. Rather, they on 14th October, they approached the principal health secretary to have a second opinion. I never approached her. Why the police wanted to have a second opinion before? Rather, they should have lost this FIR, then they should have taken second, third, fourth opinion, whatever this. So then again I have to move to the High Court. Then High Court has ordered then murder case में register on 2nd इनको December. पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए भी तमाम कोशिशें करनी पड़ी, काफी मशक्कत करनी पड़ी।
क्यों होता है पुलिस का रवैया ऐसा, और आखिरकार क्यों लगते हैं इल्जाम, क्यों लगते हैं आरोप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये पैकेज। लुधियाना के एक स्कूल के एक छात्र पिकनिक मनाने मनाली गए थे, लेकिन आते वक्त एक छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठा। जहां विद्यालय प्रशासन इसको महज एक हादसा मान रहा है, वहीं छात्र के माता पिता इसको साजिश के तहत इरादतन हत्या बता रहे हैं। लुधियाना का BYM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसकी 12वीं कक्षा के छात्र 15 जून 2004 को पिकनिक पर मनाली गए। 19 जून को स्कूल प्रशासन अशोक ठांडा को फोन पर बताता है कि उनका बेटा दीक्षित ठांडा लापता हो गया है। ये खबर सुनते ही अशोक मनाली पहुंच गए और अपने लाल की खोज खबर में जुट गए। 16 दिन बाद दीक्षित के शव को पानी से निकाला गया, लेकिन अशोक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बेटे की मौत डूबने से हुई है। गोताखोरों का ये कहना था अगर चीज गिरेगी तो 10 दिन में बाहर आ जाएगी, तो मेरे को तो बॉडी का मालूम ही नहीं। बच्चा 15 तारीख को लेके गए, 7 तारीख को तो मैंने बच्चे को देखा पुलिस से लेने के बाद। 48 घंटे तो पुलिस ने अपने पास रखा। किस लिए? कौन सा कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है 48 घंटे एक डेड बॉडी को पुलिस अपने पास रख ले? दीक्षित अपने साथ मोबाइल फोन भी लेकर गया था। फोन ना मिलने पर अशोक का शक और गहराता है कि उसकी मौत के पीछे जरूर कुछ साजिश है। मेरे को स्कूल से कोई कागज नहीं दे रहे, स्कूल से ये नहीं बता रहे कौन बच्चा साथ गया था, कौन कौन इसको कंट्रोल के लिए थे, कौन कौन साथ में गए हैं। और आज पोजीशन ये हो गई है, बॉडी को मिलने के टाइम पे ये स्कूल वाले खुद सुंदर नगर पहुंच गए थे, मैनेजमेंट के एक क्वेलिस भर के। इन्होंने मेरे को इतना डिस्टर्ब किया कि इसका फ्यूनरल भी इधर ही हो जाए, ये बॉडी ऑटोप्सी के लिए शिमला ना जाए। हालांकि स्कूल प्रशासन इस बात को सिरे से नकार रहा है। इस मामले में कुछ भी पूछे जाने पर उसका जवाब कुछ इस तरह का है। वैसे ये जो हमारा केस था ना, ये हिमाचल में हुआ था सुंदरनगर। तो आपने जो भी पूछना आप वहीं जाइए। ये रिलेटेड आपके स्कूल से साथ है, इसलिए रिक्वायरमेंट्स है हमारी। प्रिंसिपल से आप ऐसे नहीं मिल सकते। दीक्षित की मौत की सही वजह पता चल सके, इसके लिए अशोक और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह सचिव तक से गुहार लगाई है। अब इन्हें इंतजार है तो बस इंसाफ का। सरेआम के लिए लुधियाना से योगेश सूद, जनमत। न जाने कितने ही माता पिता इंसाफ के इंतजार में बैठे हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सरेआम जारी रहेगा।